अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आमिर अहमद। तो आज जो हम स्टार्ट लेक्चर कर रहे हैं उसमें हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी पावर के रिलेटेड। ये ऐसा चैप्टर है जिसको मैं वर्क एनर्जी नाम देके मैं इसमें सिंपली, अगर ज़्यादा बेहतर तरीके से बोलूं, मैं इसको शॉर्टकट इन फिजिक्स के नाम से जानता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इवन ये जो चैप्टर है नीट के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाएगा, इसमें आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि कहने में तो बहुत इजी होते हैं, लेकिन ये चैप्टर खाली 8 मार्क आपको नहीं दिलाएगा, बल्कि ये चैप्टर जो है इसके कॉन्सेप्ट से आप आने वाले चैप्टर्स के प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं। इस चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले मैं आपको ये फीलिंग दिलाता हूं कि आप इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर से आप किस तरीके से अपना टाइम बचा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट, दैट इज व्हाई दिस चैप्टर। सो अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं जिसमें मैं एक पेंडुलम को ले लेता हूं और इस पेंडुलम को मैं एट एन एंगल थीटा ऐसे डिस्प्लेस कर लेता हूं। लेट द पेंडुलम इज हैविंग ऑफ मास m। तो अगर मैं यहां पे इस पेंडुलम को यहां पे देखूं तो इसमें मुझे यहां नीचे mg का फैक्टर देखने को मिलेगा जो कि इसको नीचे फोर्स खींचेगा। अब अगर मैं इस वाले फोर्स को यहां कंपोनेंट में तोड़ूं तो मुझे क्या दिखेगा? मुझे दिखेगा कि यहां का जो कंपोनेंट होगा, यहां पे ये थीटा है, ये यहां कॉपी पेस्ट हो जाएगा और यहां का कंपोनेंट जो है दैट वुड बी सिंपली mg cos थीटा। एंड ये वाला कंपोनेंट जो है, जो इस बॉडी को वापस मीन पोजीशन की ओर लेना चाहेगा, इस वाले कंपोनेंट को आप सिंपली mg sin थीटा करके पुकारेंगे। तो यहां पे क्या देखा जा रहा है कि ये mg cos थीटा जो है ये रस्सी के इस टेंशन को बैलेंस कर रहा है और ये जो ये mg sin थीटा है ये इस मास को वापस मीन पोजीशन की ओर बुला रहा है। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि इस मीन पोजीशन पे ये जब आएगा इधर का वेलोसिटी क्या होगा, आपके दिमाग में ये बात आएगी कि इसको कौन खींच रहा है, दैट वुड बी सिंपली mg sin थीटा। तो इस mg sin थीटा में से ये वाला g sin थीटा इसका एक्सेलरेशन होगा, बिकॉज f इज इक्वल टू ma। तो यहां पे m g sin थीटा, तो ये g sin थीटा जो है ये यहां एक्सेलरेशन का काम करेगा। तो अगर मैं लिखने पे आऊं कि यहां एक्सेलरेशन जो है वो g sin थीटा है। वेरी गुड। तो यहां आप अब बताएंगे सर यहां एक्सेलरेशन का वैल्यू तो पता चल गया, तो अब इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा के मैं यहां का वेलोसिटी पता कर दूंगा। लेकिन अब अगर यहां देखेंगे आप, इक्वेशंस ऑफ मोशन यहां वैलिड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए था। यहां पे इसमें थीटा है, जितना जितना ये पेंडुलम आगे आगे आएगा तो उतना उतना थीटा का वैल्यू कम हो जाएगा। दैट मीन्स ये एक्सेलरेशन जो है ये वेरिएबल है। तो फिर अब आपके पास दूसरा पॉइंट, आपके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आता है कि हम इसको कैलकुलस वाले तरीके से करना चाहेंगे। तो कैलकुलस में आप क्या करते हैं, हम इस एक्सेलरेशन को v dv by d थीटा करके लिखेंगे। ओके, यहां पे ये g sin थीटा यहां आ जाएगा और यहां से मैं इसको v dv इज इक्वल टू g sin थीटा इंटू डी थीटा करके लिख लेता हूं। और यहां मैं इसके बाद इंटीग्रेशन करके यहां मैं v का वैल्यू फाइनली निकाल देता हूं। बट इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये इतना बड़ा जो कॉन्सेप्ट हमने कैलकुलस वाला लगाया इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। तो अब क्या सॉल्यूशन है जो कि इसको टाइम कम यूज करेगा
तब हम इसका आंसर निकाल पाएंगे। दैट वुड बी सिंपली कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एनर्जी, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एनर्जी। तो इस चैप्टर से आपको सिंपली ये पता चलेगा आप कैसे अपने प्रॉब्लम्स को विद इन नो टाइम सॉल्व करेंगे। अब यहां पे क्वेश्चन बनेगा कि आप इसको कैसे करेंगे, आप इसको कैसे करेंगे कम टाइम में। तो मैं बोलूंगा सर, अगर मुझे यहां का एनर्जी पता चलेगा और मुझे यहां जब बॉडी पहुंचेगा इधर का एनर्जी पता चलेगा, तो मैं उन दो एनर्जीज को कंपेयर करके वहां वेलोसिटी का वैल्यू निकालूंगा। फॉर द टाइमिंग मैं बोलूंगा कि यहां पे बॉडी का जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि ये किसी हाइट पे पहुंचा हुआ है। तब ये जो वापस आएगा मीन पोजीशन की ओर, तो वही पोटेंशियल एनर्जी यहां काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में कन्वर्ट करके हाफ mv² करके उसको उसके साथ इक्वेट करके वेलोसिटी का वैल्यू निकालेंगे। तो दैट वुड बी मोर कन्वीनियंट एंड मोर इजी। ये ना करने से बेहतर, ये करने से बेहतर हम एनर्जी के कॉन्सेप्ट से इसको करना चाहिए। वेरी वेल, बट ये चीजें हम इस चैप्टर के आगे पढ़ेंगे, हाउ टू यूज दैट पर्टिकुलर एनर्जी कंजर्वेशन। बट पहले हम इस चैप्टर के बेसिक्स की ओर स्टिक रहेंगे। दैट वाज सिंपली कि वर्क का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या होता है। तो मैं स्लाइड को यहां चेंज कर लेता हूं। ओके, तो अब हम वापस पहुंचेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क पे, कि वर्क का जो मेन मुद्दा होता है, हम किस चीज को वर्क समझते हैं। सबसे पहले जो मैं बात बताना चाहूंगा कि यहां लिखा हुआ है मैंने कि वर्क इज ऑलवेज डन बाय अ फोर्स। तो अब जब भी किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं तो आप कहते हैं कि यहां वर्क हुआ है। तो सर ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो वर्क होता है वो वर्क जो है वो हमेशा कौन करता है, हमेशा एक फोर्स कर लेता है। तो अब आपको मैं दूसरी बात बताऊं, जब आपके फोर्स से बॉडी को, जब आप एक फोर्स एक बॉडी के ऊपर एक्ट करेंगे तो उस फोर्स से बॉडी में एनर्जी का एक्सचेंज होगा। या तो आप फोर्स से बॉडी की एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं, या तो आप फोर्स की वजह से बॉडी की एनर्जी को डिक्रीज कर रहे हैं। यानी आप या तो एनर्जी ऐड कर रहे हैं या तो एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सिंपली मैं यहां कहना चाह रहा हूं, जब भी फोर्स किसी बॉडी के ऊपर एक्ट होता है तो देयर इज द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। और अगर एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है तो आप समझ लेना कि काम हो गया है। दैट मीन्स वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन। सिंपली अगर मैं आपको यहां एक एग्जांपल से बताना चाहूंगा, ये मेरे पास एक बॉडी है, अगर मैं इसको फोर्स मारूंगा ऐसे, तो मुझे क्या दिख रहा है, इस फोर्स की वजह से जो मैं इसके ऊपर लगा रहा हूं, इस फोर्स की वजह से इसका एनर्जी चेंज हो रहा है। मतलब एनर्जी का एक्सचेंज हुआ, माने एनर्जी अगर एक्सचेंज हुई है तो समझना वर्क डन हो गया है। ये होता है बेसिक आइडिया ऑफ वर्क। नाउ अब हम जो फॉर्मूला बचपन में पढ़ चुके हैं क्लास 9 में कि सर वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके होता है, वो चीज अब हम यहां डिराइव करना चाहेंगे कि उसका वो फॉर्मूला जो है वो कैसे बनता है। उसके लिए आपको क्या चाहिए, वर्क का फॉर्मूला बनाने के लिए वी रिक्वायर टू थिंग्स। फर्स्ट दैट वाज सिंपली डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड सेकंड थिंग इज फोर्स। तो अब अगर आप फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं वर्क के लिए तो आपको क्या करना है, आपको एक बॉडी कंसीडर करना है, से दिस इज ऑफ मास m। अब इसमें मैं फोर्स लगा रहा हूं, सपोज मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो ये बॉडी जो है ये कुछ डिस्प्लेस हुई इस डायरेक्शन में। मैंने जो ये थीटा फोर्स लगाया, ये मैंने फोर्स जो F फोर्स है ये मैंने डिस्प्लेसमेंट के साथ एट एन एंगल ऑफ थीटा यूज किया हुआ है। वेरी गुड। अब सर इसमें क्या पता चलता है, तो सर हम कब कहेंगे कि इस फोर्स ने यहां वर्क डन किया हुआ है, अगर बॉडी का डिस्प्लेस हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है,
फोर्स के लगने से, तो हम कहेंगे कि देयर वुड बी सिंपली अ वर्क डन। सर ये लिखना कैसे है, लेकिन सर हमको आइडिया कैसे मिलेगा? तो सर सिंपल आइडिया यहां ये सोचना है, अगर अगर फोर्स ने डिस्प्लेसमेंट के साथ पार्टिसिपेट किया है तो हम कहेंगे वर्क हुआ है, वर्क इज सेड टू बी डन। या अगर डिस्प्लेसमेंट ने फोर्स के साथ पार्टिसिपेट किया हुआ है, हम बोलेंगे वर्क इज सेड टू बी डन। तो मैं ऐसे लिखना चाहूंगा, इफ फोर्स पार्टिसिपेट्स विद डिस्प्लेसमेंट, आप इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, और वाइसी वर्सा, माने या डिस्प्लेसमेंट ने कितना पार्टिसिपेट किया फोर्स के साथ, या तो फोर्स ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, या डिस्प्लेसमेंट ने कितना पार्टिसिपेट किया है फोर्स के साथ, उस चीज को हम कहेंगे वर्क डन। तो हम कहेंगे वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन। तो लिखने में लिख सकता हूं मैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स, बेटर इज टू राइट फोर्स along displacement, फोर्स along displacement into displacement, इस तरीके से लिख सकते हैं। आप इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, displacement along force into force। तो अब अगर मैं यहां देखूं कि सर ये जो फोर्स है इसका कितना पार्टिसिपेशन हुआ है डिस्प्लेसमेंट में, इस फोर्स का कितना पार्टिसिपेशन हुआ है डिस्प्लेसमेंट में, वो मैं बताऊंगा। सर ये फोर्स है ना, तो यहां से उस फोर्स का कंपोनेंट होगा F cos थीटा। तो ये पूरा फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बल्कि इस फोर्स का ये वाला हिस्सा ही इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूं वर्क डन इज इक्वल टू F cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि हम यहां S मान रहे हैं, सिंपली S मान रहे हैं। ओके, तो अब इस चीज को मैं ओके, सॉरी फॉर द डिसइंटरप्शन। यहां पे हम और चीज देखेंगे। सर इस चीज को आप कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को आप कैसे लिख सकते हैं, एफ एस कॉस थीटा। तो वर्क डन को मैंने लिखा एफ एस कॉस थीटा। तो यहां से इस चीज को आप पहचानते हैं ऑलरेडी वेक्टर्स में, जहां हम बोलते हैं कि जो एफ एस कॉस थीटा है ये तो होता है डॉट प्रोडक्ट, माने मैं W इज इक्वल टू एफ एस और उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके लिख लेता हूं। सिंपली वर्क डन होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। अगर मैं यहां देखूं तो जो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है वो हमेशा मुझे एक स्केलर क्वांटिटी प्रोवाइड करता है। मतलब सर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो होता है हमेशा स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब हम इसमें कुछ और चीजें देखना चाहेंगे, जिसमें हम यहां थोड़ा सा स्लाइड ऐड करना चाहेंगे। तो अब अगर मैं यहां बोलूंगा सर आप तो डिस्प्लेसमेंट S मान रहे हैं, क्या पता S की जगह डिस्प्लेसमेंट S ना एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो जिसको आप DS बोलेंगे। मैं बोलूंगा जैसे फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा DS, देन जो आपका वर्क डन होगा वो कितना होगा, देन वर्क इज DW। मतलब छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए आप छोटा सा वर्क डन ले रहे हैं। तो अगर मैं उस पैटर्न को फॉलो करते हुए उस डिस्प्लेसमेंट को, उस वर्क डन को लिख लूं, वो आ जाएगा F डॉट DS।
ये वाला जो फोर्स का वर्क का फॉर्मूला है ये एक फंडामेंटल फॉर्मूला है। हालांकि सर आपने बॉडी को फोर्स तो लगाया, लेकिन जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो ds हुआ है। तो अब अगर आपको इस फोर्स से बॉडी को ds डिस्प्लेसमेंट ना करके s डिस्प्लेसमेंट करना है तो आप क्या करेंगे? सर हम ना यहां छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स को, सारे डिस्प्लेसमेंट्स को जोड़ देंगे, उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो वर्क डन आएगा वो हमको देगा बॉडी का कंप्लीट वर्क डन, जो इस फोर्स की वजह से यहां हो गया है। तो मैं अगर इधर इंटीग्रेशन यूज कर दूं तो मैं क्या लिखूं इधर पे? इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f डॉट ds। ओके, इस चीज को मैं यहां ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन dw मतलब छोटा छोटा वर्क डन जब जुड़ के आपको वर्क देगा वो आपको कंप्लीट वर्क होगा, जिसको मैं w नाम देता हूं, इज इक्वल टू यहां पे f डॉट ds करके यहां पे ये रिलेशन आ जाएगी। तो मतलब यहां पे वर्क डन जो है f डॉट ds करके आ सकता है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एडमिटेड द इंटीग्रल हियर, सॉरी, यहां पे इंटीग्रल होगा। ये फोर्स जो है, ये फोर्स कांस्टेंट भी हो सकता है और ये फोर्स जो है वेरिएबल भी हो सकता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर ये फोर्स कांस्टेंट होगा, सर कांस्टेंट इन व्हाट सेंस? कांस्टेंट माने डायरेक्शन भी एक ही होगा और उसका मैग्नीट्यूड भी एक ही होगा, ना डायरेक्शन में बदलेगा और ना ही ये यहां पे मैग्नीट्यूड में बदलेगा। अब अगर ये फोर्स कांस्टेंट होगा तो ये बाहर आके कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट का होगा तो वापस s आ जाएगा, जो कि आपको कंप्लीट वर्क डन देगा। दैट मींस दिस फार्मूला इज इक्वली वैलिड फॉर कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, यू हैव टू रिमेंबर इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ओके, अब इंपॉर्टेंट बात यहां पे मेंशन करने वाली और एक क्या है, ये जो ds होता है ये क्या है? यहां मेंशन करने वाली बात क्या है? ds ये है डिस्प्लेसमेंट, बट किसका डिस्प्लेसमेंट? सर ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है? नहीं, ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का, ये डिस्प्लेसमेंट है। आप बता रहे होंगे सर समझ नहीं आया, डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का, ये क्या बात है? अब थोड़ा सा उसी चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं यहां पे इस चीज को यहां हाईलाइट करूं, मैंने बोला सर यहां पे मैंने ग्राउंड पे एक बॉडी रखी हुई है, ये बॉडी जो है ये रिजिड बॉडी है। अब अगर मैं इसके ऊपर इस जगह पे फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स लगाया मैंने, ये रिजिड बॉडी है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जिस पॉइंट पे फोर्स एग्जैक्टली लग रहा है। तो क्या होगा यहां पे? क्या ये पॉइंट नीचे आ सकता है, कुछ दब सकता है? सर यहां तो नीचे ग्राउंड है, यहां तो नीचे ग्राउंड है, तो बॉल ग्राउंड के अंदर तो जाएगा नहीं, लेकिन क्या ये पॉइंट मूव कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो मैं यहां बोलूंगा कि इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है, इवन वो छोटा सा भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, वो कितना होगा? 0। अगर आप डिस्प्लेसमेंट यहां 0 डालेंगे तो आपका वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप एक वॉल के अगेंस्ट ऐसे फोर्स मार रहे हैं, जिस पॉइंट पे आप फोर्स मार रहे हैं वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जहां फोर्स लगा रहे हैं, पीछे वॉल है, ये वॉल जो रिजिड है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को डिस्प्लेस नहीं होने देगा, क्योंकि ये बॉडी रिजिड है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में अगर आप क्या लेंगे,
एक ऐसा ही बॉल लेंगे, लेकिन ये वाला बॉल जो होगा, ये वाला बॉल अभी कैसा होगा, ये वाला बॉल अभी स्पंजी होगा। जैसे एक बड़ा सा बैलून अगर हम कंसिडर करेंगे, ये बैलून हम कंसिडर करेंगे, बैलून हम कंसिडर करेंगे। अब अगर आप इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, इस पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो ये जो ये बॉडी है, ये कुछ इस तरीके का नीचे प्रेस हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये डिस्प्लेस हुआ, ये बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रही है, बट ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस हो रहा है। तो मतलब यहाँ छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, तो देयरफॉर वर्क डन भी जीरो नहीं होगा। मतलब सर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो या ना हो वो जरूरी नहीं है। What is important? Important is the point of application, and this is very important. You need to understand it. Okay. अब इस चीज को हम बहुत सारी एग्जाम्पल्स कंसिडर करके समझ सकते हैं। जैसे जब आप स्टेयर्स पे चढ़ते हैं, इस तरीके से स्टेयर्स पे चढ़ते हैं, तो उस टाइम पे जब आप इस वाली स्टेयर पे खड़े हो जाते हैं, आपके दोनों पैर इस तरीके से ग्राउंड पे है, तो आपके ऊपर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ऊपर लग रहा है। वेरी गुड। लेकिन जो नॉर्मल लग रहा है आपके पैर के ऊपर, वो दोनों पैर आप रुका के रखे हुए हैं, मतलब यहां डिस्प्लेसमेंट जीरो है। लेकिन जब आपने, या ऐसे आप समझ सकते हैं, जब फोर्स लग रहा है तब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, आप बोलेंगे वर्क डन जीरो। लेकिन जब आप यहां पे चढ़ेंगे, तो मतलब जब आप अपनी टांग एक यहां पहुंचाएंगे, तो आप देखो क्या हो गया। जब आप ऑलरेडी यहां पे एक टांग पकड़ के रखे हैं, जब आप एक टांग यहां, पहले तो यहां है आप, देखो यहां है आप, तो आप दोनों पैर ऐसे रख रहे हैं, नॉर्मल लग रहा है, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हिल नहीं रहा है। तो आपने अपना पैर एक उठाया, रखा ऊपर वाली स्टेयर पे, इस वाली स्टेयर पे, तो लेकिन एक पैर आपका अभी भी नीचे है, उस पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट स्टिल जीरो। बट जो ही आपने पैर उठाया, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स खत्म हो गया, तो आपने अपना पैर ऊपर वाली सीढ़ी पे पहुंचाया। तो मतलब सर जिस वक्त आप डिस्प्लेस जैसा कुछ हो रहे हैं, आपने अपना पैर हिलाया हुआ है, नॉर्मल फोर्स खत्म हो गया उसी टाइम पे। तो यहां इंपॉर्टेंट ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब यहां आप समझ सकते हैं कि जब आप दूसरा पैर यहां ले रहे हैं, तो कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स ही नहीं है, तो आपका वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़ा आगे इसमें डिस्कस करते हैं। जैसे नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसके कुछ गोल्डन पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो कि पहला पॉइंट जो है वो है कि जो वर्क डन होता है एक कांस्टेंट फोर्स से, वो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता है। वापस, जो वर्क डन होता है, वो कांस्टेंट फोर्स का जो वर्क डन होता है, वो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता है। इस चीज को हम समझाने के लिए यहां पे एक पॉइंट यहां लेते हैं जिसका नाम A होगा, दूसरा पॉइंट यहां लेते हैं जिसका नाम B होगा। अब मैं बॉडी को इस रास्ते यहां तक पहुंचाना चाहता हूं, दिस इज पाथ 1। तो यहां पे अगर मैं देखूं, मैंने फोर्स यहां लगा दिया है, तो दूसरे पाथ में मैं इसको यहां ले जाना चाहता हूं, दिस इज पाथ नंबर 2, और तीसरे पाथ में मैं यहां से जाना चाहता हूं, दिस इज पाथ नंबर 3। यहां से जाने पे वर्क डन होगा W1, यहां से जाने पे वर्क डन होगा W2, और यहां से जाने पे वर्क होगा W3। लेकिन सर इसमें अगर देखा जाएगा, यहां पे जाने से जब आप यहां जाएंगे तो फोर्स सपोज यहां लग रहा है,
जब आप यहां जाएंगे तो फोर्स सपोज यहां लग रहा है, तो इंपॉर्टेंट क्या है यहां पे, जब आप इस पाथ 1 पे जा रहे हैं तो आपके फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लेना है। आप चाहे पाथ 1 से जाओ, पाथ 2 से जाओ या पाथ 3 से जाओ, तीनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट यही होने वाला होगा। मतलब सर डिस्प्लेसमेंट ये है, वर्क डन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, फोर्स ने कितना पार्टिसिपेट किया हुआ है, यस फोर्स ने कितना पार्टिसिपेट किया हुआ है डिस्प्लेसमेंट में, या उसका उल्टा। तो तीनों केसेस में फोर्स का कंपोनेंट यहां आएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी वही हुआ है, तो मतलब यहां हम ऐसे समझें कि यहां पे वर्क डन तीनों केसेस में सेम है। मतलब आप चाहे पाथ 1 से जाओ, 2 से जाओ, 3 से जाओ, सो कंडीशन क्या है, तीनों पाथ्स के लिए इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम होना चाहिए। तो यहां से हम ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जो वर्क डन होता है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बट फोर्स बीइंग द कांस्टेंट फोर्स। वेरी वेल। अब दूसरा पॉइंट हम यहां समझने की कोशिश करते हैं कि जो वर्क डन होता है वो एक इंटरवल में डिफाइन होता है, वो एक इंटरवल में डिफाइन होता है। मतलब अगर आप कोई ऐसा पॉइंट मेंशन करना चाहते हैं कि सर इंस्टंटेनियस वर्क मुझे पता करके दो, वैसा चीज आप नहीं बता पाएंगे। क्यों सर, ये वर्क में जब आप फॉर्मूला लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक इंटरवल के लिए वैलिड होता है, इसीलिए आपका डिस्प्लेसमेंट इंटरवल में डिफाइन होता है, इसलिए आपका वर्क डन भी डिफाइन होता है किसमें, एक इंटरवल में। आप नहीं बता पाएंगे फलाने पॉइंट पे कितना वर्क डन है, आपको एक इंटरवल मेंशन करना पड़ेगा जिसमें आप फोर्स की कॉरस्पॉन्डिंग वर्क देखेंगे। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, इफ सेवरल फोर्सेस एक्ट्स ऑन बॉडी, देन work done by a particular force for a particular displacement is independent of the other forces। इस चीज को समझाने के लिए हम यहां पे एक बॉडी को कंसिडर करेंगे। जैसे मैंने एक बॉडी को कंसिडर किया, इसका मास m है, अब मैं इसके ऊपर के फोर्सेस देखूंगा। सपोज मैंने एक फोर्स लगाया यहां, सपोज इसका यहां नीचे लग रहा है एक फोर्स mg, और इसमें ऐसा भी है कि यहां से एक फोर्स पीछे को लगेगा फ्रिक्शन। सपोज इसमें मेनली इसका डिस्प्लेसमेंट आगे होगा, यहां पे अगर आप इसके अलावा इस फोर्स के कंपोनेंट मारना चाहते हैं तो यह अगर थीटा हो गया तो इसका कंपोनेंट यहां एफ कॉस थीटा आएगा, और यहां से कौन सा कंपोनेंट आएगा, एफ साइन थीटा। तो अगर मैं कुल मिला के देखूं, बॉडी के ऊपर मेरे पास यहां 1 2 3 4 फोर्सेस लग रहे हैं। तो अगर मुझे इस वाले फोर्स का वर्क डन देखना है, उस फोर्स के वर्क डन का इस वाले फोर्स के वर्क डन के साथ कोई लेना देना नहीं है, सिंपली। अब अगर ये वाला फोर्स वर्क डन करेगा, उसको इन बाकी फोर्स के वर्क डन से कोई लेना देना नहीं है, इसका वर्क डन उन 3-4 फोर्स से अलग होगा। तो लेकिन अगर आपको लिखना पड़ेगा वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, क्या क्या होगा, आप लिखेंगे वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय एफ साइन थीटा प्लस वर्क डन बाय एफ कॉस थीटा प्लस वर्क डन बाय दिस फ्रिक्शन, और ये बनेगा आपके सारे फोर्सेस का वर्क डन। मैं आपको ये इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि आप प्रेफर करो अलग अलग फोर्स का अलग अलग वर्क डन निकालो, अलग अलग फोर्स का आप अलग अलग वर्क डन निकालो, दैट वुड बी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। वरना आप प्रॉब्लम कर लेंगे, आपको पता नहीं रहेगा कि कौन सा फोर्स वेरिएबल है और कौन सा फोर्स कांस्टेंट है, आप उधर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सो बेटर क्या रहेगा, आप अलग अलग फोर्स का अलग अलग वर्क डन निकालो और उन सारे वर्क डन को फिर ऐड करके टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं। वेरी गुड। अब अगर हम वापस देखेंगे इस पॉइंट पे, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड।
ओके, ये है आपका नेक्स्ट पॉइंट जिसमें हमने पढ़ना है कि वर्क डन जो बॉडी का होता है ये मास और टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इफ यहां देखो, इफ फोर्स आर गिवन, फोर्स एंड मास आर गिवन, मिस हो गया यहां, इट वुड बी मास हियर। ओके, अगर फोर्स जिक्र किया है, मास जिक्र किया है, तो आपका वर्क डन बॉडी के मास और टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो इट वुड बी हियर, एक्चुअली इट वुड नॉट बी मास हियर एग्जैक्टली, इट वुड बी डिस्प्लेसमेंट हियर, डिस्प्लेसमेंट। ओके, मींस अगर आपकी बॉडी का मास दिया है और टाइम दिया है, वो कितने टाइम तक डिस्प्लेस हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, वो चीज में अगर आपका फोर्स होगा दिया हुआ होगा और अगर आपका डिस्प्लेसमेंट दिया होगा तो मास और टाइम के ऊपर वर्क डन डिपेंड नहीं करेगा। इस चीज को मैं यहां एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। जैसे ये 10 केजी का मास है और ये 5 केजी का मास है। इस 5 केजी और 10 केजी के ऊपर F फोर्स लगा है, इसके ऊपर भी F फोर्स लगा है, और ये यहां से यहां 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करेगा, ये यहां से यहां 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो अगर मैं यहां पे इस वाले फोर्स का वर्क देखूंगा, वो हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज F इंटू 3, दैट वुड बी 3F। अगर मैं यहां के फोर्स का वर्क डन देखूंगा, वो हो जाएगा 3 इंटू F। मतलब सर अगर अगर बॉडी के ऊपर फोर्स दिया गया है और वो कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो जो फोर्स ने वर्क डन करना है वो बॉडी के मास और टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। सर लेकिन यहां तो मास ज्यादा है, यहां तो कम है, बस इधर पे जो यहां खींचने वाला फोर्स होगा वो ज्यादा थक जाएगा लेकिन काम उतना ही करेगा जितना ये करने वाला होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग नेक्स्ट, वर्क डन इज अ फ्रेम डिपेंडेंट। सर कैसे, वर्क कैसे फ्रेम के ऊपर डिपेंड करेगा? जैसे मैंने आपको बोला कि सर वर्क जो होता है वो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। डिस्प्लेसमेंट जो है वो फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है तो वर्क डन भी तो करना चाहिए। लेकिन एक और बात, फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस बट डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस चीज को हम कैसे समझाएं? जैसे अगर मैं यहां पे एक लिफ्ट को कंसीडर करता हूं, यहां पे मैं ग्राउंड के ऊपर हूं, यहां पे एक लड़का खड़ा हुआ है, मैं यहां खुद हूं, तो यहां पे एक बॉक्स रखा हुआ है। अब अगर ये लिफ्ट ऊपर जा रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो ये बॉक्स का भी डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। तो अगर ये वाला बॉय जो कि ए बॉय है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा है जो लिफ्ट का फ्रेम है, मूविंग फ्रेम, यहां एक्सेलरेटेड फ्रेम जो है, तो यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि ये ए वाला लड़का बता रहा है कि ये डब्बा तो मेरे अकॉर्डिंग रुका हुआ है, तो ये कह रहा है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, तो वर्क डन भी कितना 0। लेकिन ये कह रहा है लिफ्ट तो ऊपर जा रहा है, डब्बा भी ऊपर जा रहा है, मतलब सर यहां पे इसके अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, तो देयरफॉर वर्क डन भी 0 नहीं होगा। दैट्स व्हाई हम कह पा रहे हैं कि वर्क डन जो है वो फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रेम चेंज हो गया, वर्क डन चेंज हो सकता है। अब कुछ यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां मेंशन करते हैं कि ये जो वर्क डन है वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से फ्रेम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। यहां वापस रिपीट करूं मैं बात कि जो वर्क डन होता है वो फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन when it comes to the internal forces, वर्क डन फ्रेम के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है। इसको समझाने के लिए थोड़ा यहां एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं जिसमें मैं आपको बताऊं, यहां पे एक मास है,
ये कुछ डिस्प्लेस कर रहा है, सपोज dr1, और यहां पे कोई दूसरा मास है, ये कुछ डिस्प्लेस कर रहा है dr2, इसके ऊपर लग रहा है फोर्स F1, इसके ऊपर लग रहा है फोर्स F2। ध्यान रखिए कि ये जो F1 है ये इस मास के ऊपर एक्ट कर रहा है, ये F2 है ये इस मास के ऊपर एक्ट कर रहा है, मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग है। इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इधर है और इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इधर है। मतलब सर यहां पे इन दोनों पार्टिकल्स को अगर मैं सिस्टम मानूं तो उस टाइम पे मैं यहां कह लूं कि सर इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो आपका यहां वाली dr1 की वजह से वर्क डन होगा वो dw1 होगा, वो हो जाएगा F1 dr1 से फॉर एग्जांपल, और जो आपका इस वाले फोर्स की वजह से वर्क डन होगा वो होगा आपका F2 dr2। वेरी गुड। लेकिन सर इधर में दिख रहा है मुझे कि जो F1 है वो -F2 के बराबर है, लेट वी कंसीडर दैट F। तो अगर मैं यहां से टोटल वर्क डन देखूं वो आ जाएगा F1 dr1 प्लस F2 dr2। तो देखने में क्या होगा, यहां पे F1 dr1, यहां F2 जो है ना, मैं F2 की जगह -F1, या अगर आप यहां -F1 ही लगा देंगे dr2 लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंपली मैंने F2 की जगह -F1, क्योंकि अगर F1 -F2 के बराबर है तो F2 -F1 के बराबर आ जाएगा। तो यहां पे देखने को क्या मिल रहा है कि F1 यहां कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, dr1 dr2। ये यहां पे क्या है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। इसको हम कैसे लिखते हैं, F dr12, मतलब सर जब when it comes to system of particles, तो उस टाइम पे जो इंटरनल फोर्सेस F1 और F2 है वो R1 2 के रेस्पेक्ट में देखना है, 2 देखेगा 1 के रेस्पेक्ट में, 1 देखेगा 2 के रेस्पेक्ट में। बट यहां पे अब आप इसको किस फ्रेम में ले जाएंगे उससे आपका कोई मतलब नहीं। तो सिंपली आप यहां याद रखेंगे कि जो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस होता है वो फ्रेम के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, बट जो अगर कोई और फोर्स होता है, जैसे कोई कांस्टेंट फोर्स हो गया इंटरनल को छोड़ के, वो उसका वर्क डन फ्रेम के ऊपर डिपेंड करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें अब ये अभी तक हमने पढ़ा, इसके ऊपर के जो क्वेश्चंस अभी आए हुए हैं, रिसेंट क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, उनको अगर मैं यहां मेंशन करूंगा तो यहां पे क्या लिखा है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 कि एक बॉक्स इज डिस्प्लेस्ड। पढ़ने की आदत बनाओ क्वेश्चन को। ए बॉक्स इज डिस्प्लेस्ड, इतना डिस्प्लेस हुआ है, बाय अ फोर्स इतना, इस फोर्स ने इतना डिस्प्लेसमेंट किया है, तो वर्क डन कितना हुआ है, -1 जूल का। तो बताओ इस अल्फा का वैल्यू क्या है। वी नो कि जो वर्क डन होता है वो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम ऐसे लिखेंगे, F को लिखेंगे F को लिखेंगे I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, और यहां पे डॉट बनेगा डिस्प्लेसमेंट के साथ, कैसे, 2I कैप प्लस -अल्फा J कैप, इसमें K कंपोनेंट एब्सेंट है। तो करते कैसे है, डॉट कैसे होता है, I का डॉट I से, J का डॉट J से, और K का डॉट K से, लेकिन यहाँ K है नहीं तो आप 0 मानेंगे। तो लिखने में आप क्या लिखेंगे, W इज इक्वल टू I कैप डॉट I कैप 1 होता है, 2 1 जा यहाँ 2 आएगा, J कैप माइनस अल्फा J कैप वो आएगा -अल्फा, K कैप यहाँ 0 है तो आप वो खत्म हो गया। लेकिन वहां से आप बता सकते हैं कि यहाँ का जो वर्क डन उसने बताया है दैट वुड बी -1 जूल इज इक्वल टू 2 माइनस अल्फा को इधर लाएंगे,
2 माइनस उधर प्लस आ जाएगा, आप 2 + 1 3 बना सकते हैं। ये जो 3 है ये बना आपके इस अल्फा का वैल्यू। ओके, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे जिसमें हम एक नया क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ये आपका जो क्वेश्चन है JEE 23 में पूछा गया है, जिसमें क्या बता रहा है कि a small particle moves to the position इतना 5i cap minus 2j cap plus k cap from its initial position 2i cap plus 3j cap minus 4k cap। मतलब वो यहां से यहां जा रहा है, नहीं उल्टा, वो यहां से यहां जा रहा है। ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, और फोर्स कितना है, फोर्स आपका इतना है, तो बताओ वर्क डन कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को सिंपली हम वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से कर लेंगे। लेकिन यहां आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है, तो आप कैसे करेंगे, 5 - 2 दैट वुड बी 3i कैप, यहां करेंगे -2 - 3 दैट वुड बी -5j कैप, यहां करेंगे k -4 वो बनेगा +5k। ये आया आपका डिस्प्लेसमेंट। जब आप वर्क का फॉर्मूला लिखेंगे, F को लिखेंगे 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप, और यहां डॉट करेंगे S के साथ, कैसे, 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 5k कैप के साथ डॉट करेंगे। तो यहां डॉट वापस वही होगा, i कैप का i कैप के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ। तो देखने में क्या मिलेगा, तो यहां 5 3 15 प्लस माइनस माइनस 5 2 -10 7 5 35, इस तरीके से। तो यहां पे आपको 15 में से 10, वहां 5 प्लस 35, कुल मिला के आपका आंसर 40 जूल आ रहा है। नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं, जो कि आपका JEE 21 में आया हुआ है। सवाल पढ़े, A and B परफॉर्म सेम अमाउंट ऑफ वर्क, जितना A काम कर रहा है उतना B कर रहा है, इन मूविंग अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस यहां मेंशन नहीं है, लेट अस कंसीडर थ्रू अ डिस्टेंस S, ओके, विद अ फोर्स एक्टिंग एट 45 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ रेशियो कितना होगा फोर्सेस का। जैसे सर बॉडी है, इसका मास m है, A ने फोर्स मारा FA, डिस्प्लेसमेंट हुआ S, A ने कितना एंगल बनाया 45। सिंपली सेम बॉडी को सेम डिस्प्लेस कराने के लिए B ने कितना फोर्स मारा FB, उसने किस एंगल पे मारा 60 डिग्री पे। कह रहा है जो A का वर्क डन होगा वो B का वर्क डन होगा, मतलब सर वर्क डन होता है FS cos थीटा, तो यहां आप A लिखेंगे, यहां होगा FB S cos थीटा, क्योंकि यहां B का फोर्स होगा, यहां A का फोर्स होगा। S ने S को काटा, FA इज इक्वल टू FA cos थीटा कितना है 45 डिग्री इज इक्वल टू FB cos थीटा कितना है वो 60 डिग्री है, यहां पे 60 डिग्री। उसके बाद आप यहां देखेंगे FB को नीचे लाएंगे, FA डिवाइडेड बाय FB इज इक्वल टू यहां cos 60 और ये वाला cos 45 नीचे आएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाएगा यहां पे cos 60 का वैल्यू आएगा 1/2 और cos 45 का वैल्यू आएगा 1/√2। ऊपर ले जाएंगे इसको, ये बनेगा √2/2। यहां ऑप्शन में बोल रहा है 1/√x, तो यहां पे मैं बोलूं रैशनलाइजेशन कर लेते हैं इसका,
तो यहाँ रैशनलाइजेशन करने पे √2 से ये बनेगा कितना, ऊपर में बना 2, नीचे में बना 2√2, ये 2 और 2 कटा तो आपका आंसर 1/√2। अगर आप इस वाली चीज का इसके साथ मैच कराएंगे तो यहाँ 1/√2 और यहाँ 1/√x, मतलब x का वैल्यू यहाँ 2 आ रहा है, तो यहाँ x का वैल्यू 2 आ रहा है। तो ये बना आपका फोर्स का रेशो। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं JEE 21 में, JEE 23 में, इवन नीट में भी इस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाकी जो डिस्कशन होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।